Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर नंबर 23 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एंड कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद माय टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। The voltage regulation of a 3 winding transformers can be determined as follows। यानी कि 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निम्न तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है पॉइंट है, इसके लिए पहला स्टेप है डिटरमाइन द केवीए इन ईच वाइंडिंग फॉर द गिवन लोड। दिए हुए लोड के लिए प्रत्येक वाइंडिंग के लिए क्या निकालेंगे, केवीए निकालेंगे। दिए हुए लोड के लिए प्रत्येक वाइंडिंग में क्या निकालेंगे, केवीए निकालेंगे। डिटरमाइन के फॉर ईच वाइंडिंग, प्रत्येक वाइंडिंग के लिए के डिटरमाइन करेंगे। हियर के इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल केवीए लोडिंग ऑफ द वाइंडिंग to the base KVA used in determining the network parameters। thus K1 बराबर प्राइमरी KVA, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के लिए K1 की वैल्यू क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए K1 क्या आएगा, प्राइमरी KVA लोडिंग अपॉन बेस KVA। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए K2 की वैल्यू क्या आएगी, K2 इज इक्वल टू सेकेंडरी KVA लोडिंग अपॉन बेस KVA। और इसी तरीके से टर्सरी वाइंडिंग के लिए जो K3 निकालेंगे तो K3 क्या आएगा, टर्सरी KVA लोडिंग अपॉन बेस KVA। ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए K1 निकाला, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए K2 की वैल्यू निकाली, और टर्सरी वाइंडिंग के लिए K3 क्या आएगा, टर्सरी KVA लोडिंग अपॉन बेस KVA। कैलकुलेट, दूसरा स्टेप है हमारा कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ईच वाइंडिंग। प्रत्येक वाइंडिंग के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं एंड इट्स ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, और इसका ऑपरेटिंग पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। लेट cos phi1 cos phi2 cos phi3 be the operating power factors of the winding 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो cos phi1 cos phi2 cos phi3 है, जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है वाइंडिंग 1 का, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और टर्सरी वाइंडिंग के क्या है, पावर फैक्टर हैं। इफ ER1 ER2 ER3 आर द पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप्स फॉर वाइंडिंग 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो ER1 ER2 और ER3 है वो वाइंडिंग 1 2 3 के लिए पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप्स हैं। एंड EX1 EX2 EX3 आर द पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप्स फॉर वाइंडिंग 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। और EX1 EX2 और EX3 है वो पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है वाइंडिंग 1 2 और 3 के लिए। देन फॉर प्राइमरी वाइंडिंग अलोन द पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, केवल प्राइमरी वाइंडिंग के लिए पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निम्न प्रकार दिया जाता है। E1 बराबर K1 ब्रैकेट स्टार्ट ER1 cos ऑफ phi1 प्लस के EX1 sin ऑफ phi1 ब्रैकेट क्लोज। फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग अलोन द पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। E2 बराबर K2 ब्रैकेट स्टार्ट ER2 cos ऑफ phi2 प्लस के EX2 sin ऑफ phi2 ब्रैकेट क्लोज। फॉर टर्सरी वाइंडिंग अलोन द पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय। केवल अकेली टर्सरी जो वाइंडिंग है, अकेली टर्सरी वाइंडिंग के लिए जो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। E3 बराबर K3 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ER3 cos ऑफ phi3 प्लस के EX3 sin ऑफ phi3 ब्रैकेट क्लोज। द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एनी पेयर ऑफ बाइंड, तीसरा स्टेप है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एनी पेयर ऑफ बाइंडिंग is obtained by the algebraic sum of
इंडिविजुअल वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ दिस पेयर अंडर कंसिडरेशन। यानी वोल्टेज रेगुलेशन कोई भी पेयर की, कोई बाइंडिंग की कोई भी पेयर के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन है उस पेयर के इंडिविजुअल वोल्टेज रेगुलेशन का एलिजेब्रिक सम के द्वारा प्राप्त होता है। इफ पावर फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर, यदि पावर एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में फ्लो हो रही है, अदरवाइज ए नेगेटिव साइन इज यूज्ड एज शोन बिलो, अन्यथा नेगेटिव साइन उपयोग में लेते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है। फॉर ए थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विद प्राइमरी एनर्जी फ्रॉम एन एसी सोर्स, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें हमने जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको एसी सोर्स से क्या दिए, सप्लाई दी है, एंड विद बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू लोड, और जो सेकेंडरी और टर्सरी वाइंडिंग है उसको लोड से कनेक्ट किया है। द वोल्टेज रेगुलेशंस आर, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन तो क्या आएगा, E12 इक्वल टू E1 प्लस E2। फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी निकालेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, E13 इक्वल टू E1 प्लस के E3। Here E12 is obtained by adding E1 and E2। यहाँ पर E12 हमें कब प्राप्त होगा, जब E1 और E2 को ऐड करने के द्वारा प्राप्त होता है। बिकॉज पावर फ्लोज फ्रॉम वाइंडिंग 1 टू वाइंडिंग 2, क्योंकि जो पावर फ्लो होती है वो वाइंडिंग 1 से वाइंडिंग 2 की तरफ फ्लो होती है। Similarly, E13 is obtained by adding E1 and E3। इसी प्रकार E13 हम प्राप्त करना चाहते हैं, E13 कब प्राप्त होता है, E1 और E3 को ऐड करने के द्वारा। बिकॉज पावर फ्लोज फ्रॉम वाइंडिंग 1 टू वाइंडिंग 3, क्योंकि जो पावर फ्लो होती है वो वाइंडिंग 1 से वाइंडिंग 3 में फ्लो होती है, 3 की तरफ फ्लो होती है। सिंस पावर डज नॉट फ्लो वाइंडिंग 2 टू वाइंडिंग 3, क्योंकि जो पावर है वो वाइंडिंग 2 से वाइंडिंग 3 की तरफ फ्लो नहीं होती है, और फ्रॉम वाइंडिंग 3 टू वाइंडिंग 2, और वाइंडिंग 3 से वाइंडिंग 2 की तरफ फ्लो नहीं होती है। द वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी, तो वोल्टेज रेगुलेशन सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ क्या आएगा, E23 बराबर E2 माइनस के E3। ऑल्सो वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम टर्सरी टू सेकेंडरी, टर्सरी से सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या आएगा, E32 वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम टर्सरी टू सेकेंडरी E32 इक्वल टू E3 माइनस का E2। हियर E23 इज ऑब्टेन्ड व्हाइल सब्सट्रैक्टिंग E3 फ्रॉम E2। E23 हमें कब मिला है, E2 से E3 को हमने सब्सट्रैक्ट किया है जब हमें क्या मिला है, E23, एंड E32 इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग E2 फ्रॉम E3, और E32 हमें कब मिला है, जब E3 में से E2 को हमने सब्सट्रैक्ट किया है। वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, E21 बराबर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट E1 प्लस के E2 ब्रैकेट क्लोज। हियर नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिफोर E1 प्लस E2, यहाँ पर E1 प्लस E2 से पहले नेगेटिव साइन उपयोग में लिया है। बिकॉज वोल्टेज रेगुलेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन हम कहाँ से डिटरमाइन कर रहे हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन कर रहे हैं। वेयर एज पावर फ्लोज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, लेकिन जो पावर फ्लो होगी वो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ्लो होगी। सिमिलरली द वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम टर्सरी टू प्राइमरी, टर्सरी से प्राइमरी की तरफ वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, टर्सरी टू प्राइमरी E31 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट E1 प्लस E3 ब्रैकेट क्लोज, और जो पावर फ्लो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, टर्सरी से प्राइमरी की तरफ पावर फ्लो होगी। ठीक है। कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, अब हमारा टॉपिक है कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमारा कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स में हम देखते हैं, व्हेन ए ट्रांसफॉर्मर इज इन ऑपरेशन, जब ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग कंडीशन पर है, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेज इन द वाइंडिंग एंड कोर लॉसेज। यानी कि जब ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में है, ऑपरेशन में है, ऑपरेटिंग स्टेट में है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे जो हीट जनरेट होगी बाइंडिंग में वो आई स्क्वायर आर लॉसेज के दौरान बाइंडिंग में हीट जनरेट होगी, और कोर लॉसेज की वजह से बाइंडिंग में हीट जनरेट होगी। द रिमूवल ऑफ हीट इज कोल्ड कूलिंग, यानी इस हीट को रिमूव करना, हटाना ही क्या कहलाता है, कूलिंग कहलाता है। द फॉलोइंग मेथड्स आर
जनरली यूज टू कूल द ट्रांसफॉर्मर। निम्नलिखित मेथड्स हम काम में लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स को कूल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। पहला है एयर नेचुरल कूलिंग। कूलिंग इन ए ड्राई टाइप सेल्फ कूल्ड ट्रांसफॉर्मर। कूलिंग जो है वो ड्राई टाइप सेल्फ कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ सराउंडिंग एयर इज यूज्ड फॉर इट्स कूलिंग। यानी कूलिंग के लिए हम क्या लेते हैं, सराउंडिंग एयर उपयोग में लेते हैं, इसको सर्कुलेट कराते रहते हैं ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ सराउंडिंग एयर इज यूज्ड फॉर इट्स कूलिंग। यानी सराउंडिंग एयर को सर्कुलेट कराते रहते हैं जिससे हमारा ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए हम सराउंडिंग एयर उपयोग में मीडियम के रूप में काम में लेते हैं। द बाइंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी बाय ए शीट मेटल एनक्लोजर। बाइंडिंग्स को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कराने के लिए शीट मेटल एनक्लोजर उपयोग में लेते हैं। द बाइंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी बाय ए शीट मेटल एनक्लोजर। यानी शीट मेटल एनक्लोजर के द्वारा बाइंडिंग्स को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कराते हैं। दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर लो वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफॉर्मर अप टू फ्यू केवीए। इस प्रकार की जो कूलिंग है लो वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए उपयोगी है और जिसकी रेटिंग क्या हो, कुछ केवीए तक हो। दूसरा क्या है, दूसरी कूलिंग है एयर ब्लास्ट कूलिंग। द ड्राई टाइप forced air cooled transformer is similar to that of dry type self cooled transformer. Dry type forced air cooled transformer dry type self cooled transformer के जैसे हैं with the addition of that continuous blast of filtered cool air is forced through the core। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फिल्टर्ड कूल एयर का ब्लास्ट कराते हैं, इज फोर्स्ड थ्रू द कोर। यानी कि उसको फोर्स करते हैं कोर से होकर, कोर पर उस पर फोर्स करते हैं। एंड बाइंडिंग्स फॉर बेटर कूलिंग। कोर और बाइंडिंग को कूलिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो फिल्टर्ड कूल ऑयल है, फिल्टर्ड कूल एयर है उसका ब्लास्ट कराते हैं। दिस ब्लास्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई ए फैन। जो ब्लास्ट होता है उसको यह ब्लास्ट फैन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगला है ऑयल नेचुरल कूलिंग। तीसरी कूलिंग है ऑयल नेचुरल कूलिंग। द मेजॉरिटी ऑफ transformers of medium and large ratings have their bindings and core immersed in oil which act both as cooling medium and as an insulating medium। जो मेजॉरिटी मीडियम और लार्ज रेटिंग के जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी बाइंडिंग और जो कोर है वो ऑयल में डूबी होती है। कोर जो इमर्स्ड होती है किसमें, ऑयल में। विच एक्ट बोथ एज कूलिंग मीडियम, जो कूलिंग मीडियम का भी काम करती है और एक इंसुलेटिंग मीडियम, दोनों का काम करती है। ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर आर एनक्लोज्ड इन ए शीट स्टील टैंक। ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर को एनक्लोज कराते हैं एक शीट स्टील टैंक में। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स एंड बाइंडिंग इज पास्ड टू द ऑयल। हीट जो प्रोड्यूस हो रही है कोर और बाइंडिंग में उसको ऑयल से होकर पास कराते हैं। हीटेड ऑयल बिकम्स लाइटर। हीटेड ऑयल है वो क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। एंड द राइसेस टू टॉप, और शिखर की ओर राइस होता है, बढ़ता है। एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय कूल ऑयल। इसका प्लेस कूल ऑयल के द्वारा लिया जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम सिरे से। द हीट ऑफ द ऑयल इज ट्रांसफर्ड टू द बाउल्स ऑन द टैंक बाय ए नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द ऑयल। जो ऑयल की जो हीट है उसको ट्रांसफर किया जाता है टू द बाउल्स ऑन द टैंक, टैंक की दीवारों पर वही नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द ऑयल। ऑयल को नेचुरली सर्कुलेट करा के जो ऑयल की हीट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, टैंक की दीवारों पे। द हीट इज देन ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर थ्रू नेचुरल रेडिएशन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो हीट है उसको सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू द नेचुरल रेडिएशन और कन्वेक्शन की प्रक्रिया से होकर जो हीट है उसको सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। द ऑयल गेट्स कूलर। अब ऑयल ठंडा हो जाता है एंड फॉल्स टू द बॉटम, और बॉटम की तरफ फाल गिरता है। से कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ ऑयल टेक्स प्लेस। इस प्रकार ऑयल का कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होता रहता है। प्लेन टैंक्स आर इकोनॉमिकल अप टू रेटिंग ऑफ 25 kVA। प्लेन टैंक्स हैं वो सुविधाजनक होते हैं रेटिंग कब तक, 25 kVA रेटिंग्स तक जो प्लेन टैंक्स हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। Above this rating, large cooling surface is generally provided by using coagulations।
इस रेटिंग से ज़्यादा रेटिंग पर लार्ज कूलिंग सरफेस प्रदान की जाती है बाय यूजिंग कॉर्बुलेशंस के द्वारा, फिन्स के द्वारा, ट्यूब्स के द्वारा। ट्यूब्स जो होते हैं वो सर्कुलर और इलिप्टिकल हो सकते हैं, एंड रेडिएटर टैंक्स ईटीसी। अगली कूलिंग है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग, इस प्रकार की कूलिंग में फोर्स्ड एयर इज डायरेक्टेड ओवर कूलिंग एलिमेंट्स, यानी फोर्स्ड एयर को डायरेक्टली हम क्या करते हैं कूलिंग एलिमेंट्स पर डालते हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मर इमर्स्ड इन ऑयल। इस प्रकार की कूलिंग में फोर्स्ड एयर को डायरेक्टेड कूलिंग एलिमेंट्स पर हम डायरेक्टली डालते हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मर इमर्स्ड इन ऑयल। अगला है फोर्स्ड ऑयल एंड फोर्स्ड एयर फ्लो cooling, forced oil or forced airflow cooling. Oil is circulated from the top of the transformer tank to the cooling point, यानी ऑयल को हम सर्कुलेट कराते हैं ट्रांसफॉर्मर टैंक के टॉप पार्ट से कूलिंग पॉइंट तक। कूल ऑयल इज देन रिटर्न टू द बॉटम ऑफ द टैंक, और जो अब ठंडा ऑयल है वो टैंक के निचले हिस्से पर, टैंक के बॉटम पर वापस रिटर्न हो जाता है, तब वापस रिटर्न हो जाता है। अगला कूलिंग है फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर कूलिंग, फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर कूलिंग। इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग, इस प्रकार की कूलिंग में फोर्स्ड ऑयल फ्लो विद वाटर कूलिंग ऑफ द ऑयल इन द एक्सटर्नल वाटर हीट एक्सचेंजर टेक्स प्लेस। इस प्रकार की कूलिंग में फोर्स्ड ऑयल को फ्लो कराते हैं विद वाटर कूलिंग के साथ ऑफ द ऑयल। इस प्रकार की कूलिंग में फोर्स्ड ऑयल को फ्लो कराते हैं वाटर कूलिंग के साथ ऑफ द ऑयल इन द एक्सटर्नल वाटर हीट एक्सचेंजर में टेक्स प्लेस। दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज सिमिलर टू OFB कूलिंग। इस प्रकार की जो कूलिंग है वो OFB कूलिंग के समान है, एक्सेप्ट बजाय दैट हीट एक्सचेंजर यूजेज, इसमें हीट एक्सचेंजर का उपयोग करते हैं। हीट एक्सचेंजर यूजेज वाटर, यानी हीट एक्सचेंजर से उपयोग किए गए वाटर का उपयोग करते हैं इंस्टीड ऑफ एयर के बजाय किसका उपयोग करते हैं हीट एक्सचेंजर के द्वारा जो वाटर उपयोग में लिया गया है उसका उपयोग करते हैं इंस्टीड ऑफ एयर के बजाय फॉर कूलिंग ऑयल को कूल करने के लिए। द वाटर इज सर्कुलेटेड इन कूलिंग ट्यूब्स, वाटर को कूलिंग ट्यूब्स में सर्कुलेट कराते हैं प्लेस्ड इन हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर में प्लेस्ड है। वाटर जो हीट एक्सचेंजर में है उसको कूलिंग ट्यूब से होकर सर्कुलेट कराते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटर एंड ब्रीथर्स। तो हमारा कंजर्वेटर के बारे में बात करते हैं। ऑयल इज मोस्ट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एयर। ऑयल है जो कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, विच में कंटेन मॉइस्चर, जिसमें नमी पाई जाती है। द मॉइस्चर स्पॉइल्स द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल, जो मॉइस्चर होता है वो ऑयल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को गंदा स्पॉइल कर देता है। एटमॉस्फेरिक एयर में कोज एसिडिटी एंड स्लजिंग ऑफ ऑयल। एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से क्या होता है, जो ऑयल में स्लजिंग की प्रक्रिया और एसिडिटी का कारण बनता है। एटमॉस्फेरिक एयर किसका कारण बनती है, ऑयल में स्लजिंग होने लगती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होने लगती है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से। ए कंजर्वेटर इन एयर टाइट मेटल ड्रम placed above the level of the top of the tank। एक कंजर्वेटर इन एयर टाइट मेटल ड्रम में जो कंजर्वेटर है वो प्लेस करते हैं अबव द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द टैंक, एंड टैंक के टॉप लेवल से ऊपर वाले लेवल पर हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर कनेक्ट करते हैं। एंड कनेक्टेड विद इट बाई ए पाइप, और इसे किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, एक पाइप के द्वारा कनेक्ट करते हैं। कनेक्टेड विद इट बाई ए पाइप, और इसे किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, एक पाइप के द्वारा कनेक्ट करते हैं। इट इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल, यह ऑयल के साथ आंशिक रूप से भरा होता है, यह ऑयल के साथ आंशिक रूप से भरा होता है। हाँ, आगे है व्हेन द ऑयल एक्सपेंड्स, जब ऑयल एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट बाय द चेंज इन टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके कांटेक्ट में आता है। जब ऑयल एक्सपेंड होता है और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उसके कांटेक्ट में आता है, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, तो एयर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है।
व्हेन द ट्रांसफार्मर कूल्स, जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, द ऑयल लेवल गोज डाउन, ऑयल का लेवल गिरने लगता है, एंड द एयर इज ड्रॉन इन, और एयर जो हवा है वो अंदर आने लगती है, एयर अंदर आने लगती है और ऑयल का लेवल क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। जब ट्रांसफार्मर कूल होता है तो ऑयल का लेवल तो डाउन होने लगता है और जो एयर है वो अंदर आने लगती है। दिस इज नॉन एज ब्रीथिंग, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। द एयर कमिंग इज फास्ट थ्रू ए डिवाइस कोल्ड ब्रीथर, एयर जो अंदर की तरफ आ रही है, एयर कमिंग इज इन पास्ड थ्रू ए डिवाइस कोल्ड ब्रीथर, एयर जो आ रही है उसको एक डिवाइस से होकर पास कराते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ब्रीथर बोलते हैं। एयर जो आ रही है उसको एक डिवाइस से होकर पास कराते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ब्रीथर। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मॉइस्चर, यानी कि जो ब्रीथर हम क्यों काम में लेते हैं, मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के उद्देश्य के लिए, मॉइस्चर को यानी नमी को पृथक करने के उद्देश्य के लिए हम क्या काम में लेते हैं, ब्रीथर काम में लेते हैं। द ब्रीथर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बेसिन्स, ब्रीथर में एक छोटा सा बर्तन सा पाया जाता है। ब्रीथर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बेसल, ब्रीथर में स्मॉल बेसल्स पाए जाते हैं, विच कंटेंस ए ड्राइंग एजेंट, जिनमें कुछ ड्राइंग एजेंट पाए जाते, जिसमें कुछ ड्राइंग एजेंट पाए जाते हैं। जो स्मॉल ब्रीथर में है उसमें स्मॉल बेसल्स पाए जाते हैं, उसमें विच कंटेंस ए ड्राइंग एजेंट, जिसमें ड्राइंग एजेंट पाए जाते हैं। ड्राइंग एजेंट कौन कौन से, लाइक सिलिका जेल, जैसे कि सिलिका जेल, क्रिस्टल इम्प्रीग्रेटेड विद कोबाल्ट क्लोराइड, यानी क्रिस्टल इम्प्रीग्रेट किससे है, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ इम्प्रीग्रेटेड है। सिलिका जेल इज चेक्ड रेगुलरली, सिलिका जेल का लेवल हम चेक करते रहते हैं, एंड ड्राइड, और सुखाते हैं, एंड रिप्लेस्ड व्हेन नेसेसरी, और जब आवश्यक हो तब सिलिका जेल को हम क्या कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं। तो ये आज के हमने टॉपिक है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा हमने, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, और दूसरा हमारा कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग प्रोसेस है जो ट्रांसफार्मर की हमने वो पढ़ी। कंजर्वेटर और ब्रीथर के बारे में हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। और इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।